सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज ही हम एक अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का, जिसमें हम डील करेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट सिलेबस पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, सो इट मेजरली इट कवर्स। सबसे पहले तो आपका आता है आपके आर्टिकल्स। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, तो ये आपके 1 to 51 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। उसके बाद होते हैं स्केड्यूल्स, और आपका स्केड्यूल्स हो गया। उसके बाद पार्ट्स, देन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने कहाँ से कौन सी चीज़ हमने कहाँ से बोरो करी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद आपका कुछ आता है अमेंडमेंट्स, ये वाला जो आज हम पार्ट डिस्कस करें, उसके बाद आता है ये अमेंडमेंट्स। देन आपका जो फर्दर मिसलेनियस में बच जाता है वो आपका जैसे कि पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया, कुछ कमीशंस हो गए और कुछ कमिटीज़, उनके बारे में हमें डिस्कस करना होता है उसके बाद, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक बेसिक सिलेबस है जिसको हमें कवर करना होता है इंडियन पॉलिटी के लिए। और ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आर्टिकल 1 to 51 स्केड्यूल्स, पार्ट्स एंड सोर्सेज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है इंडियन पॉलिटी की, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम डील कर रहे हैं, इंडियन अमेंडमेंट से, इन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं 51 के बाद, यानी 51 to 396, इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं फिर हम उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट कमिटीज़ और कमीशंस, बस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम जस्ट प्रीवियस ईयर लगा के उसको जो भी है उसको कवर करके रिवाइज कर सकते हैं लास्ट, राइट। तो ये एक बेसिक सा सिलेबस है, एक स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको कि कितना पढ़ना होता है बेसिक पॉलिटी में। तो आज हम अपना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, और इसको मैं आपको हाथ वक्त क्लास में कैसे इसको लर्न कैसे करना है वो भी आपको मैं हाथ वक्त कोशिश करूंगा कि आपको आज की क्लास में ही ये लर्न हो जाए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन गाइस। मैं हूं मनीष अग्रवाल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कब? 1951 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब प्रिपेयर हुआ, यानी कि कब एग्जीक्यूट करा गया था? 1950 में। और डेट क्या थी एग्जैक्ट? सो इट वॉज 26 of Jan, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो इम्प्लीमेंट हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था, राइट। और अगर हम बात करें कि वो फॉर्म कब हो गया था, राइट, हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब आ गया था, तो वो था 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया था पूरा, और उसके कुछ जो आर्टिकल्स थे उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था एट द सेम डे। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए होल की बात करें तो ये हमें मिला है कब? 26 नवंबर 1950 को, और उसके ही अगले साल हमें इसमें अमेंडमेंट देखने को मिलता है, राइट। तो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1951 में होता है, और ये उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस की जाती हैं। तो एक तो कुछ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये बिल्कुल एकदम ट्रांजिशन वाला पीरियड था, है ना। इससे पहले अपना कॉलोनियल टाइम था, और अब फाइनली इंडिपेंडेंस मिल चुका था, और इंडिपेंडेंस को भी काफ़ी 3-4 साल हो गए थे, और अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया था, और अब हम फाइनली एक सोवरेन और रिपब्लिक स्टेट बन चुके थे। सो इस केस में क्या हुआ था कि कुछ लैंड रिफॉर्म्स भी लाए गए थे सबसे पहले, और उसके बाद ये 9th शेड्यूल ऐड करा गया था। ये वाला जो शेड्यूल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये शेड्यूल जो है 9th शेड्यूल, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। मतलब इसमें ऐसा क्या है, अगर आप कोई भी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपने उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो पता है उसमें होता क्या है, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर नहीं हो सकता, ये है इसकी खासियत 9th शेड्यूल की। तो आई होप ये क्लियर हुआ है वाला पार्ट। मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि सपोज गवर्नमेंट ने कोई बनाया है लॉ, ठीक है, सपोज गवर्नमेंट ने कोई बनाया लॉ, लेकिन वो लॉ कैसा बनाया उन्होंने, वो लॉ डेरोगेटरी है, यानी डेरोगेटरी टू फंडामेंटल राइट्स, यू कैन से डेरोगेटरी टू फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई लॉ बनाया है तो उसमें क्या हो सकता है, फिर अगर कोई हमने ऐसा लॉ बनाया, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जो कि किसके फेवर में नहीं है, जो सिटीजन्स है उनके फेवर में नहीं है, या फिर एक कुछ पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स के फेवर में नहीं है, तो उस पर क्या करवाया जा सकता है ना, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू करवाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी प्रोविजन हमने अगर इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, उस पर जुडिशियल रिव्यू करवाया जा सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है विच इज़ डेरोगेटरी टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, तो उस पर क्या करवाया जा सकता है ना, उस पर जुडिशियल रिव्यू करवाया जा सकता है। लेकिन अगर हमने उस लॉ को, यानी कि जब वो लॉ फ्रेम हुआ
उसके बाद अगर उस लॉ को हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि जो हमारा जो एपेक्स कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। समझ आया? इतना पार्ट क्लियर हुआ? तो इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो क्या रखनी है, अभी हम काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स देखने वाले हैं, तो उसमें आपको क्या मेजर चीज़ याद रखनी है। एक तो की पॉइंट्स उसके याद रखने हैं, सब कुछ उसमें याद नहीं होगा। जैसे इतना बड़ा सेंटेंस है तो हमें सेंटेंस याद नहीं करना, हमें लिखना नहीं है एग्जैक्टली, हमें जस्ट की पॉइंट्स याद होने चाहिए कि उसमें किस पॉइंट की बात करी गई है। और एक ये पॉइंट है जो ईयर है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ है। तो ये जो है ईयर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर कम पूछा जाता है। तो हमें बेसिकली इसका नंबर याद होना चाहिए कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट है तो इसलिए हम इसका ईयर भी याद रखना है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब होता है, तो वो 1951 में हुआ, राइट। उसके बाद उसमें क्या क्या दो चीज़ें ऐड करी गई, एक तो 9th शेड्यूल उसमें ऐड किया गया और दूसरा लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। बस इतना हमें याद रखना, 9th शेड्यूल और लैंड रिफॉर्म्स, ये दो की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारा जो इंपॉर्टेंट है, इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो जैसे प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर हमारे एग्जाम से जो रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट शेड्यूल आता है, नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारा आता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब हुआ है 1956 में। तो आप इसको कुछ इस तरीके से याद रह सकता है, ये यहाँ पे 7 नंबर है और यहाँ पे क्या है 56, यानी एक कम है ना। तो फर्स्ट आता है 1951 में, देन उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आता है 1956। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके बाद और भी अमेंडमेंट्स आए हैं, मतलब 1 के बाद 2 3 4 5 6 अमेंडमेंट्स और आए हैं इसके बीच में, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, राइट। अब देखो इसमें क्या हुआ ना, इसमें स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, और एबॉलिशन ऑफ क्लास ABCD स्टेट्स। तो क्लास को ऐसे अभी हम क्या करते हैं, अभी हम Tier 1 Tier 2 Tier 3 ऐसे इस तरीके से डिवीजन हो रखा है स्टेट्स का, है ना। तो पहले क्या था कि क्लासेस में डिवीजन हो रखा था, तो उसको एबॉलिश किया पहले। फिर इंट्रोडक्शन हुआ किसका, यूनियन टेरिटरी का, राइट। इससे पहले यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1956 में, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, एक तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया और आपका जो यूटी है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, राइट। तो इसमें दो की पॉइंट्स क्या हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो हमें दो चीज याद रखना है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ इतना बात? नेक्स्ट अब आता है 10th शेड्यूल। तो ये कुछ सीरीज वाले हैं, तो इनको हम एक साथ लर्न करेंगे। जैसे 10 से शुरुआत हुई है, इसको हम 10 नहीं बोलेंगे, इसको हम 10 बोलेंगे, ठीक है। क्यों बोलेंगे, वो लर्न करने का तरीका है। देखो 10 से दादर, 10 से दादर, 10 से आपको क्या याद रखना है, दादर। और डेट कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया 1951 में, ठीक है। तो 10 है तो 10 और ऐड कर देंगे इसमें, 10 ऐड कर दिया 1961। क्लियर हुआ? ये ऐसे इस तरीके से डेट याद हो रही है। डेट हमें बस क्या करना है ना, एक बार इसको मतलब बस एक बार पढ़ लेना है आपको डेट कि हाँ 10 है तो 10 को क्या है, 10 को कुछ इस तरीके से आपने एक बार बस देख लिया कि 10 में क्या है, 10 में 10th कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट है तो उसमें मैंने जस्ट 10 ऐड किया और हम 1961 पे पहुंच गए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, 10 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादर एंड नागर हवेली एज यूटी, यानी कि दादर और नागर हवेली को यूटी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। क्लियर हुआ इतना पार्ट? तो दादर एंड नागर हवेली को क्या बनाया गया, यूटी। अब इसमें हमें याद कैसे रखना है इसको, 10 से दादर, ठीक है। 10 से हमने क्या याद रखा, दादर, बस इतना याद रखना, 10 से दादर। अब आगे चलो, 10 से दादर हो गया। नेक्स्ट अब आता है 12। 12 में क्या है, 12 में क्या याद रखना है, गोवा दमन एंड दीव। यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी देखो आपको लास्ट में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। 10 में क्या था, 10 में हमने 10 ऐड किया था, किसमें 1951 में 10 ऐड किया था तो हमें 1961 मिला। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 12, तो 12 के लिए हम क्या जाएंगे, 12 के लिए हमारी अप्रोच रहेगी कि लास्ट में हमें 2 दिखेगा, है ना। 12 के लिए हमें 62 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ याद कर सकते हैं। अब देखो 10 में हमने देखा था दादर एंड नागर हवेली, क्लियर। 10 में दादर एंड नागर हवेली, तो 12 में क्या आएगा, गोवा दमन एंड दीव, क्लियर। 10 में दादर एंड नागर हवेली एंड देन गोवा दमन एंड दीव। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो गोवा जो थी ना पहले यूनियन टेरिटरी थी, अब ये कैसा अमेंडमेंट भी आएगा आगे जिसमें गोवा को फर्दर क्या बनाया गया, गोवा को एक स्टेट बना दिया गया, राइट। तो देखो आप आगे, ये इतना बात क्लियर हुआ। देखो थोड़ा सा अगर बैक जाए तो 10 पे जाएं अगर, तो 10 में हमने क्या याद किया, 10 में हमने याद किया दादर एंड नागर हवेली, राइट। और ईयर क्या था, प्लस 10 किया तो 1961 था। क्लियर हुआ? इमेज फॉर्म हो रही है, तो ट्राई टू फॉर्म द इमेज, राइट। जो भी आप लर्न करें तो ट्राई टू फॉर्म इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद अगर हम चले आगे 12th पे हम आए, यानी कि 12 से हमने क्या याद किया, विजुअलाइज करो इसको। 12 से हमने क्या याद किया, गोवा दमन एंड दीव, ठीक है। 10 से हमने याद किया दादर एंड नागर हवेली, 12 से हमने याद किया गोवा दमन एंड दीव, राइट। 12 और लास्ट में क्या है, 12 से हमें मिलेगा 62। आई होप क्लियर हो गया होगा और लर्न भी हो गया होगा हाथ साथ। नेक्स्ट अब 12 के बाद आते हैं हम 13 पे।
13 में क्या दिखेगा, नागालैंड, ठीक है। 13 आते ही हमें इमेज बनेगी नागालैंड की, ठीक है, 13 नागालैंड। और इसमें ये देखेंगे तो ईयर इसमें सेम है, राइट। सो 13 में हमें क्या मिला, नागालैंड। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नागालैंड, यानी नागालैंड से रिलेटेड कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविजन इसमें ऐड करे गए, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में हमें जाना ही नहीं है कि क्या ऐड हुआ क्या नहीं है, बस हमें की पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में यही पूछा जाएगा। हमें कुछ ये 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें एक हमारा जो हमने की पॉइंट लर्न किया वो डेफिनेटली होगा। और ये पूछा जाएगा कि 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या चेंजेस लाएगा, यानी कि क्या हुआ था बेसिकली इसमें, राइट। और ईयर बेसिकली ऐसा कभी नहीं पूछा गया कि 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया, ऐसा कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि जैसे आपने फर्स्ट 15 तक देख लिया, हाँ 15 इतने तक आए हैं, जैसे मान लो 75 तक आए हैं 15, है ना। तो एक ईयर एक बेसिक टाइमलाइन आपको लर्न होनी चाहिए इसकी, राइट। तो 13 हमने देख लिया क्या, नागालैंड। अब दोबारा जाओ 10 पे आ जाओ दोबारा से। मैंने बोला ना कि इसको हम एक सीरीज में लर्न करेंगे, तो 3-4 आर्टिकल हम एक सीरीज में लर्न करेंगे। तो 10 क्या था, 10 से हमारा था दादर, 10 से दादर नागर हवेली 1961 हो गया इमेज फॉर्म। नेक्स्ट 12 पे आओ, 12 क्या था, 12 हमने पढ़ा था गोवा दमन एंड दीव, है ना। 12 हमने पढ़ा गोवा दमन एंड दीव, और वो कब हुआ 12, तो 12 के लास्ट में हमने क्या देखा था 2, यानी कि 12 और 62, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आए हम 13 पे, 13 पे हमने क्या मिला, नागालैंड, हो गया क्लियर। नेक्स्ट आता है 14 पे हमें क्या याद रखना है, पुडुचेरी। 13 पे हमने क्या याद रखा था, नागालैंड, और 14 यानी 14 पे हमें याद रखना है पुडुचेरी, क्लियर हुआ। और इसका भी ईयर सेम है 1962। तो पुडुचेरी के जो ये थे पुडुचेरी, कराईकाल, माहे और यनम, तो इनको एज यूटी ऑफ पुडुचेरी, मतलब इन चारों को मिला के एज यूटी ऑफ पुडुचेरी बना दिया गया था, क्लियर हुआ। नेक्स्ट 15। अब 15 जो है ना, यहाँ पे ट्रांजिशन आ रहा है, मतलब ये थोड़ा चेंज हुआ, ठीक है। अभी हमने 10 से जो 14 तक है उनको एक साथ लर्न करें, ठीक है। एक बार फटाफट से हम 10 से 14 पढ़ते हैं, ठीक है। 10 से क्या था, दादरा एंड नागर हवेली। 12 से गोवा दमन एंड दीव। 13 से नागालैंड था। 14 में क्या था, पुडुचेरी, क्लियर हो गया ना। और 10 वाले में जो था वो 61 था, बाकी 12, 13 और 14 किस में आए थे, 1962। हो गया होगा क्लियर। इमेज फॉर्म करो और इसको फटाफट से यहीं पे क्लास में लर्न करना है, राइट। नेक्स्ट है हमारा 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये वाला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, 15 में क्या हुआ ना, 15 में एज से रिलेटेड है। 15 में किससे रिलेटेड है, एज से। किसकी एज, तो रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस को रेज कर दिया गया था 60 से 62, यानी पहले रिटायरमेंट जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट एज क्या थी, 60 ईयर्स। उसको 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 में इसको रेज कर दिया गया था 60 से 62। अब देखो यहाँ पे 62 है और यहाँ पे क्या है 63, सेम से कुछ रिलेट हो गया, लर्न हो गया होगा आई होप, है ना। तो 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, 15 एक अलग से इमेज फॉर्म करनी है, क्योंकि ये क्या है, एक डिफरेंट ट्रांजिशन है, मतलब 10 से 14 तक एक साथ थे, उसके बाद 15 थोड़ा सा चेंज हुआ। 15 में क्या हुआ, एज से रिलेटेड कुछ है ना, 15 में एज से रिलेटेड कुछ है। तो रिटायरमेंट एज जो थी जजेस की, उसको इंक्रीज कर दिया गया था 60 से 62, ठीक है। अब जो जजेस की रिटायरमेंट एज है वो कितनी, 62 ईयर्स, राइट। और ये कॉन्स्टिट्यूशन आया कब था, नेक्स्ट ईयर, यानी कि 62 तक तो हम देख चुके हैं, तो ये आया था 63 में। आई होप क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट अब आता है 21st। अब ये भी अगेन एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, ये भी 2-3 अमेंडमेंट्स हैं जो हम एक साथ लर्न करने वाले हैं, राइट। अब देखो इसको कैसे लर्न करते हैं। तो ये हमारे पास 21, आपको ऐसे इमेजिन करना है कि एक 21 साल का सिंधी लड़का है, ठीक है, एक सिंधी लैंग्वेज। इसमें क्या हुआ था, बेसिकली सिंधी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द एज शेड्यूल। तो एज शेड्यूल आपको पता होगा, हमने लर्न किया था कि एज शेड्यूल में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, राइट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एज शेड्यूल में, राइट। अब इसमें क्या हुआ, इसको आपको कैसे लर्न करना है, आप इसको इमेजिन करो कि क्या है, एक 21 साल का सिंधी लड़का है, राइट। अभी स्टोरी को कंप्लीट करते हैं, इस लाइन को कंप्लीट करते हैं कि आगे क्या हुआ। तो 21 साल का सिंधी लड़का, राइट, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। 21 से हमने क्या याद कर लिया, सिंधी। अब इसमें क्या है, 1967, ठीक है, ईयर क्या है, थोड़ा सा आगे है, मतलब अगर हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है, इट्स ओके। तो 21 साल का सिंधी लड़का। अब आगे चलो नेक्स्ट वाले पे, 26। 21 साल का सिंधी लड़का जब 26 साल का हुआ तो वो क्या हुआ, वो प्रिंस बन गया, राइट। 21 साल का सिंधी लड़का जब 26 साल का हुआ तो क्या बन गया, प्रिंस बन गया, राइट। और प्रिंस कब बना, 1971 में, है ना। तो ये थोड़ा सा याद हुआ। 21 साल का सिंधी लड़का, यानी 21 में क्या हुआ, सिंधी लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया था हमारे 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्लियर हो गया। तो 21 साल का सिंधी लड़का जब 26 साल का हुआ तो वो क्या बन गया, प्रिंस बन गया, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स विद ड्यू रिकॉग्निशन टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जैसे क्या था, पहले डिवाइड हो रखा था, है ना, एक आपका उसका ब्रिटिश इंडिया वाला पार्ट था और एक कुछ आपकी बाकी रिमेनिंग क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स थी। तो जो प्रिंसली स्टेट्स का रिकॉग्निशन दे रखा था, इसको विड्रू कर लिया गया था,
राइट। प्रिंसली स्टेट को अब फर्दर कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, इसको विड्रू कर लिया गया था कब, 1971 में। क्लियर हुआ। और ठीक है, तो 21 साल का सिंधी लड़का जब 26 साल का हुआ तो वो प्रिंस बन गया। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। फर्दर जब वो 31 साल का हुआ तब वो क्या हुआ, तब वो उसने लोकसभा ज्वाइन कर ली। ठीक है, यानी कि पहले क्या था, 21 साल का सिंधी लड़का था, फिर जब वो 26 साल का हुआ तो क्या हुआ, जब वो 26 साल का हुआ तो वो प्रिंस बन गया था। राइट, 21 साल का सिंधी लड़का जब 26 साल का हुआ तो वो प्रिंस बन गया। उसके बाद जब वो 31 साल का होता है तो वो क्या हुआ, उसने लोकसभा को ज्वाइन कर लिया, यानी कि वो लोकसभा का मेंबर बन गया। राइट, ये एक साथ लर्न हुए कुछ। तो इसमें क्या हुआ था, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 में। अब यहाँ पे 31 है तो 73 मिल गया यहाँ पे, है ना। क्लियर हुआ इतना। और 21 क्या था, 21 का 67 था, है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा 26 का क्या था, 1971, है ना। बस इसको एक दो बार पढ़ोगे और रिवीजन करोगे ना 2-4 बार तो आराम से लर्न हो जाएंगे, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब हम आए 31 पे, है ना। 31 में हमें क्या मिला, 1973। क्लियर, तो 3-3 दोनों मैच हो गए। राइट, अब इसमें क्या हुआ कि इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम 525 टू 545। अभी करंटली सीट्स कितनी है, 545 है ना। पहले कितनी थी, 525 थी। तो ये 525 से 545 सीट्स जो इंक्रीज करी गई थी वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में करी गई थी, तो इट वाज 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। क्लियर हो गया, इतना लर्न हो गया। तो 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि लोकसभा की जो सीट थी, लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन था उसको इंक्रीज कर दिया गया था 525 से 545 पे। राइट, नेक्स्ट, और रिड्यूस कर दिया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी इन लोकसभा फ्रॉम 25 से 20, यानी कि जो यूटी का रिप्रेजेंटेशन था उसको 25 से 20 कर दिया गया था, उसको डिक्रीज कर दिया गया था। और आपका जो लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन था उसको इंक्रीज कर दिया था, उसको 525 से 545 कर दिया गया था। क्लियर हुआ इतना। तो हमने क्या लर्न किया अभी, 21 साल का सिंधी लड़का जब 26 साल का हुआ तो प्रिंस बन गया, और जब 31 साल का हुआ तो क्या हुआ, वो उसने लोकसभा ज्वाइन कर लिया, यानी वो लोकसभा का मेंबर बन गया। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट 36। अब 36 अगेन फर्दर चेंज है। तो यहाँ पे 36 में क्या हमने पढ़ा, सिक्किम इंक्लूडेड इन द इंडियन स्टेट। ठीक है, सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट बन गया था, किसमें, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। तो सिक्किम इंडिया का पार्ट कब बना था, 1975 में बना था। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 42nd, ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो यही वाला है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसलिए इसका तो ईयर हमें याद रहेगा ही रहेगा, है ना। हमने ऑलरेडी ये काफ़ी बार पढ़ भी रखे हैं हमने। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1976 में आया था। क्लियर। और इसी का एक जो भाई है अगला, वो कौन है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और वो कब आया था, 1978 में, 2 साल बाद, है ना। तो 2 साल का यहाँ पे डिफरेंस है, 42 से 44, और 2 साल का डिफरेंस यहाँ पे है 76 से 78। क्लियर हो गया। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना इसकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसकी क्या बात है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रोविजंस ऐड करे गए थे। राइट, तो इतने ज़्यादा प्रोविजंस इसमें ऐड हुए थे तो इसको क्या बोल दिया गया कि यार ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही है, मतलब आधा छोटा, एक कॉन्स्टिट्यूशन का छोटा रूप यही है, मतलब इतने ज़्यादा प्रोविजंस जब इसमें ऐड करे गए थे, है ना। तो सबसे पहली जो चीज़ ऐड करी गई वो क्या था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स जो थे हमारे प्रीएम्बल में ऐड करे गए थे, है ना। तो उससे पहले जैसे क्या था अपने पास, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो उससे पहले हमारे पास ये 2 टर्म थे, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उसके बाद ये 3 टर्म्स और ऐड करे गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये 3 जो वर्ड्स थे ये फिर फर्दर ऐड करे गए थे किसमें, प्रीएम्बल में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, 42nd में। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने प्रोविजन आपको सारे याद करने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड करी गई थी किसमें, पार्ट 4A में। और ये भी कौन से अमेंडमेंट में करी गई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। राइट, 42nd CAA में भी क्या ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और एक पॉइंट जो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज से हमेशा याद रखना है, बार बार रिवाइज करना है इसको, कि किसके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इनकॉर्पोरेट किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। ठीक है, हमें इस कमेटी का नाम याद रखना है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया था किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में। राइट, उससे पहले ये ऐड नहीं हुआ था, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था तब फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें नहीं थी ओरिजिनली। इसको फर्दर ऐड किया गया था किसमें, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 1976। नेक्स्ट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर जो है आर्टिकल 368 में, यह भी पार्लियामेंट को कब दी गई, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट
कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट को कब दी गई? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, राइट। नेक्स्ट है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज वाज इंक्रीज बाय 1 year। सो करंटली ये कितना है? 5 years का है ना टेन्योर। अब उससे पहले कितना था? उससे पहले 4 years का था, राइट। तो इसको 4 years से इंक्रीज करके कितना कर दिया गया था? 5 years का। तो लोकसभा का जो टेन्योर है अब कितना है? 5 years का है। तो इसको भी कब ऐड किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही इसको इंक्रीज किया गया था, ठीक है। अब फटाफट से आप लोगों को क्या याद रखना है इसमें, ये देख लो। सबसे पहले तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, इस पॉइंट को तो याद रखना ही रखना है। उसके बाद ये भी काफी पूछा जाता है कि कौन कौन से टर्म्स ऐड करे गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में बाद में। तो हमें याद रखना है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 जो वर्ड्स हैं इनको बाद में ऐड किया गया था। और उससे पहले ये हमारे पास थे डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, राइट। ये हो गया। देन फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें ऐड करी गई थी, किसमें? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। उसके बाद पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये आया था सुप्रीम कोर्ट वाला कि जो केसेस हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उनका जो टेन्योर था वो 1 साल से बढ़ा दिया गया था। तो ये कब किया था? ये भी सेम अमेंडमेंट एक्ट में। क्लियर हुआ? ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, सभी याद करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 42 इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी वो क्या हुई थी कि इसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट अर्लियर। तो इसको फिर क्या किया था? वहां से डिलीट करके, यानी कि फंडामेंटल राइट से इसको डिलीट किया एंड फर्दर इसको इंसर्ट किया किसमें? आर्टिकल 300A में एज अ लीगल राइट। क्लियर हुआ? तो राइट टू प्रॉपर्टी जो थी उसको कब रिमूव करा गया था? तो 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उसको रिमूव किया गया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट कैन बी हेल्ड फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो ये भी इसमें ऐड किया गया था। और लास्ट ये है जो पॉइंट, वो भी नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है कि आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है, उसमें एक वर्ड आता है इंटरनल डिस्टर्बेंस करके, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया था किससे? आर्म्ड रेबेलियन से, राइट। तो ये पॉइंट भी जनरली याद रहता है सबको कि, और 44 में बस ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हुए थे, ठीक है। एक तो राइट टू प्रॉपर्टी वाला याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने डिस्कस भी किया था अपने, अभी जो हमने पीवाई को इतने करे हैं, है ना। तो ये हमने अपने पिछले सेशंस में इस पॉइंट को डिस्कस भी किया हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो इसको कब डिलीट किया गया था? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको डिलीट किया गया था 1978 में, और इसको फर्दर इंसर्ट कर दिया गया था आर्टिकल 300A में एज अ लीगल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है? एक लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे अगर प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, नेशनल इमरजेंसी लगा रहा है, तो उस पर क्या हो सकता है? जुडिशियल रिव्यू उस पर हो सकता है, ठीक है। इसका प्रोविजन भी ऐड कर दिया गया था, इससे पहले ही प्रोविजन नहीं था, लेकिन इस प्रोविजन को भी ऐड कर दिया गया था किसमें? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब आता है 52nd। तो अभी तक जितने किए आई होप वो सब लर्न होंगे आपको। तो एक बार हम अभी रिवाइज भी करेंगे, क्लास के एंड में हम रिवाइज भी करेंगे ताकि आपको क्लास में ही लर्न हो जाए सारे अमेंडमेंट्स, राइट। अब देखो 52, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इजीली लर्न हो जाएगा। कैसे लर्न करेंगे इसको? तो देखो 52 क्या है? 5×2। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? 52 5×2। 5×2 से हमें क्या मिला? 10 मिला, है ना। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें 10th शेड्यूल ऐड हुआ था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि 9th शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ था? तो जिसको भी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को इसका आंसर पता था। अगर आंसर आपने बाद में देखा या आपको पता नहीं था तो मत लिखना, राइट। सो 9th शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुआ था? तो इट वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आया था? 1951 में, ठीक है। रिविजन भी साथ साथ करनी है। अब देखो 52nd में क्या हुआ था कि 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था इन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू डिफेक्शन। 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? डिफेक्शन से। डिफेक्शन क्या है कि अगर एक पार्टी का कोई बंदा है, लेट्स सपोज कि अगर कोई पार्टी ए का कोई पर्सन एक्स है और वो क्या करता है, वो है तो पार्टी ए का मेंबर, लेकिन वो क्या करता है, वो सपोर्ट किसको कर रहा है? वो सपोर्ट कर रहा है पार्टी बी को। समझ आया? तो ये एंटी डिफेक्शन, ये डिफेक्शन हो गया कि मतलब वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा क्या है कि दूसरी पार्टी को फेवर कर रहा है, मतलब कि थोड़ा पर्सन जो है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, ये पर्सन एक्स, ठीक है। क्लियर हो गया डिफेक्शन क्या है ना। और अब देखो तो 52nd में क्या हुआ था? 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था। ये जो डिफेक्शन वाला पॉइंट है ये कब ऐड किया गया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1985 में। क्लियर हुआ? तो लास्ट में 5 आ रहा है और 52 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है। ऐसे नंबर्स
को लर्न करना है हो जाएंगे, है ना। 52 से जब भी 52 आएगा, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हमें क्या याद रखना है, 52 से हमारे दिमाग में आना चाहिए 10th शेड्यूल, है ना। 52 से हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, 5 × 2 = 10, तो 52 से हमारे याद आना चाहिए हमें 10th शेड्यूल, है ना। तो 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आता है 55। तो अब ये फर्दर भी कुछ एक दो आर्टिकल्स हैं ऐसे वाले। तो 55 में आपको याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश हुआ था, ठीक है। इसका कुछ इतना मतलब लर्न करने का कुछ इतना कुछ ट्रिक वगैरह नहीं है, तो इसको आपको सिंपली लर्न करना है कि 55 में क्या होता है, 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अरुणाचल प्रदेश। 55 नंबर से आपको याद रखना है 55 अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एक दो बार इसको लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा और एग्जाम में ये आएगा तो आंसर मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट 56 में क्या हुआ, गोवा वाज मेड अ स्टेट। अभी देखो अभी क्या था, अच्छा अब इस आर्टिकल को, इस अमेंडमेंट को भी हम रिवाइज करेंगे। अब देखो उससे पहले क्या हुआ था, गोवा क्या थी, गोवा वाज अ यूनियन टेरिटरी, है ना। गोवा क्या थी, एक यूटी बनाई गई थी। गोवा को क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था। अब ये बताओ फटाफट से कौन से अमेंडमेंट में इसको यूटी बनाया गया था। तो अभी हमने पढ़ा था, इसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, पहले जाएंगे 10 पे। 10 में क्या हुआ था, दादर एंड नागर हवेली, है ना। 10 में दादर एंड नागर हवेली को इनकॉर्पोरेट किया था, मतलब स्टेट यूटी बनाया गया था। उसके बाद 10 के बाद हमने पढ़ा था 12 में हमने क्या पढ़ा था, गोवा दमन एंड दीव, है ना। याद आया, गोवा दमन एंड दीव, तो ये हमने पढ़ा था 12 में। 12 में क्या बनाया गया था, इसको यूटी बनाया गया था। और फर्दर 56 में इसको क्या बनाया, एक स्टेट बना दिया गया था गोवा को, ठीक है। दोनों हमने एक साथ रिवाइज कर लिए कि 12 में गोवा को क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था। 12वां जो अपना अमेंडमेंट था कब आया था, 1962 में आया था, है ना। 12 से हमने इसको ऐसे याद किया था। क्लियर। तो 12 कब आया था, 1962 में आया था, और उस टाइम इसको गोवा को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। लेकिन फर्दर जब ये अमेंडमेंट आता है 56th अमेंडमेंट जब आता है 1987 में, तो क्या होता है कि 56th वाले अमेंडमेंट में गोवा को एक स्टेट बना दिया जाता है। क्लियर हो गया, राइट। इसको अगर आप लर्न भी करना चाहें तो इसको कुछ ऐसे इस तरीके से हो सकता है ये लर्न कि 12th में तो क्या हुआ था, 12 वाले में इसको हमने यूटी बनाया गोवा को। अब 12 है तो ये कितना है, 6 + 5 कितना होता है, 11, है ना। तो 6 + 5 11, थोड़ा क्लोज है, तो ये इस तरीके से लर्न हो सकता है कि 5 और 6 11, तो 11 करके मतलब गोवा को फिर हमने क्या बनाया, स्टेट बनाया। मतलब इस तरीके से आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है 57। तो 57 में हमने क्या पढ़ा, ये भी अगेन 87 में ही आया, तो 57 अब देखो इसमें क्या था, प्रोवाइडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें क्या हुआ था कि जो लोकसभा की सीट्स होती हैं उसमें SC/ST कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिला था। कौन से एरियाज के, यानी कि कौन से स्टेट्स के लोगों को, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इन स्टेट्स के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला था और रिजर्वेशन मिला था किस कौन से लोगों को, SC/ST कैटेगरी के जो लोग थे उनको रिजर्वेशन मिला था कहाँ पे, लोकसभा में। लोकसभा की सीट्स में उनको रिजर्वेशन मिला था कब, 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। हो गया लर्न। तो 57 से हमें क्या याद रखना है, कीवर्ड क्या है इसका 57 का, रिजर्वेशन, ठीक है। 56 अभी एक स्टेप बैक चलते हैं। 56 को हमने कैसे याद किया, 6 + 5 11, है ना। और 11 के बाद क्या आता है, 12। तो 12 में क्या हुआ था, 12 में गोवा को यूटी बनाया गया था और 11 में गोवा को क्या बना दिया गया था, स्टेट बना दिया गया था। क्लियर है, यानी कि 56 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसमें गोवा को एक स्टेट बना दिया गया था। हो गया रिवाइज ये भी, और 57 भी हो गया। अब आगे चलते हैं 58 ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा वाला एक है, तो इमेज अब वैसी बनानी है कि 58 प्रेसिडेंट, 58 को में आते ही याद आना चाहिए, प्रेसिडेंट आना चाहिए। प्रेसिडेंट ने एक अच्छा काम क्या किया था कि प्रेसिडेंट ने जो हमारा टेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो टेक्स्ट है उसको ट्रांसलेट करके पीपल ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किया था। कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में। यानी जो ओरिजिनल जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था वो कौन सी लैंग्वेज में प्रिपेयर हुआ था, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रिपेयर हुआ था। और अगर हम बात करें कि उसकी जो लिखा है, यानी कि जो प्रिपेयर किए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने लिखा है, तो वो लिखा किसने था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये पर्सन था जिन्होंने लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। मतलब जो कैलीग्राफी करी गई थी, बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग कैलीग्राफी में उन्होंने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये इन्होंने लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया था। तो उसको जब फर्दर उसको हिंदी में किसने ट्रांसलेट करवाया, तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाया गया। कब करवाया गया, 1987 में, राइट। 1987 में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी लैंग्वेज में मिलता है। और ये कौन सा अमेंडमेंट है, ये 58th अमेंडमेंट है, ठीक है। 58 से आपको याद रखना है टेक्स्ट, 8 टेक्स्ट, राइट।
कुछ भी आप इसका सिंबल बना सकते हैं कि 8 से आपको क्या याद आना चाहिए, टेक्स्ट। यानी 8 में क्या है, 8 में टेक्स्ट और प्रेसिडेंट है ना, 8 में टेक्स्ट और प्रेसिडेंट। तो 58 में हमें अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट है वो हिंदी लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन मिला, और किसने प्रोवाइड किया, तो प्रेसिडेंट ने ये हमें प्रोवाइड किया था, राइट। आगे चलते हैं। 61 ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, 61 में याद रखना है हमें एज, ठीक है, 61 में हमें याद रखना है एज। अच्छा, एक एज हमने अभी पहले भी लर्न किया था ना, वो एज हमने किस में लर्न किया था, तो 15th याद आ गया होगा आपको, है ना। एज से क्या रिलेट अभी आया था 15th। तो 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है उसको इंक्रीज कर दिया गया था, किससे, 60 से 62, है ना, हो गया इजिली लर्न। अब 15 में हमने इसको लर्न किया था, अब देखो 5 + 1 कितना होता है 6, और यहाँ पे भी क्या है 61, कुछ रिलेट हो सकता है इस तरीके से। सो एक हमने एज से रिलेटेड पढ़ा था 15 वाला, जिसमें कि क्या था कि हाई कोर्ट जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसको 62 इंक्रीज कर दिया गया था 62 पे। और 61 में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो वोटिंग एज थी ना, वोटिंग एज पहले कितनी थी, 21 थी, उसको फर्दर रिड्यूस करा गया था 18 पे। उसको कब लेके आया गया था, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको लेके आया गया था 1988 में। क्लियर। तो 61 वाला इमेज फॉर्म करने की 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें क्या किया था, उसमें वोटिंग जो राइट्स थी यानी कि वोटिंग एज जो थी उसको रिड्यूस कराया गया था 21 से 18 पे। यानी कि पहले वो जो वोटिंग एज थी वो कितनी थी, 21 ईयर्स थी। अगर आप 21 ईयर्स के हैं तभी आप सिर्फ वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको फर्दर रिड्यूस करा गया। इसको कहाँ पे लाया गया, इसको 21 से इसको लाया गया 18 पे। वो कब लेके आया गया, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, और ये कब हुआ था, 1988 में हुआ था, ठीक है। तो आप 18 से 88 को याद कर सकते हैं कि रिड्यूस हुई थी एज 21 से 18 पे, और ये कब हुई, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और ये 1988 में हुई थी, ठीक है। इस तरीके से इसको लर्न किया जा सकता है। हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर उठाओगे तो ये वाला जरूर मिलेगा ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो हमारी दिल्ली है ना, जो हमारी दिल्ली है उसको एनसीटी डेजिग्नेशन मिला था, राइट। तो पहले क्या थी, दिल्ली एक यूटी थी सिर्फ, है ना, यूटी ऑफ दिल्ली, इसको पहले यूटी ऑफ दिल्ली बोलते थे, फिर इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोला गया, इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी का डेजिग्नेशन दिया गया कब, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1991 में। 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि यूटी ऑफ दिल्ली को एनसीटी डेजिग्नेशन मिला, यानी कि पहले इसको जस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोलते थे, उसके बाद अब यहाँ पे एनसीटी डेजिग्नेशन मिला, तो यानी कि अब ये बन गई नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, नेशनल एनसीटी ऑफ दिल्ली अब बोलते हैं, राइट। तो ये कब हुआ था, ये चेंज कब हुआ था, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 70, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ कि जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी दिल्ली और पुडुचेरी की, उसको ऐड कर दिया गया था इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट में, ठीक है। अब ये अगर किसी को नहीं पता तो एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ फटाफट से, कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, यानी कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो उसमें वोट कौन कास्ट करता है, ये इसका सिंपल सा मतलब है। प्रेसिडेंट के अगर हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहे हैं तो उसका सिंपल सा मतलब क्या है कि यानी जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे तो उसमें वोट कास्ट कौन कर सकता है। तो उसमें आप देखो कौन होते हैं, सबसे पहले तो इलेक्टेड मेंबर्स की बात करें, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ, यानी कि पार्लियामेंट आ जाएगा पूरा, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें कि आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों हाउसेज इंक्लूड हो गए। उसके बाद आता है आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये जो प्रोविजन है, यानी कि पहले क्या था, पहले सिर्फ यही था कि इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के वही सिर्फ वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसके बाद जो दिल्ली और पुडुचेरी है उसको भी ऐड करा गया, और ये किस बेसिस पे ऐड करा गया था बेसिकली, तो ये पॉपुलेशन के बेसिस पे ऐड किया गया था। यानी कि ये एक सर्टेन क्राइटेरिया है, जिस अगर उतनी पॉपुलेशन है एक यूनियन टेरिटरी की तो उसके जो मेंबर्स हैं उसमें फर्दर और भी चीज़ें होती हैं कि पहले एक एमएलए का वोट निकाला जाता है, फिर एमपी का वोट निकाला जाता है। तो ये प्रेसिडेंट का ही कुछ पार्ट है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का पार्ट है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे अभी। उसमें क्या होता है, ठीक है, तो यानी कि पॉपुलेशन के बेसिस पे इसको दिल्ली और पुडुचेरी को ऐड कर दिया गया था किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हुआ, क्लियर हुआ इतना पार्ट। तो ये कब किया गया था, ये 70th यानी 70th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, उसमें इसको ऐड किया गया था, राइट। तो 70 से हमें क्या याद रखना है, 70 है, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो 70 से हमें याद रखना है दिल्ली पुडुचेरी, ठीक है, 70 दिल्ली पुडुचेरी। तो उसके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स को इलेक्टोरल कॉलेज में ऐड कर दिया गया था किसके, प्रेसिडेंट के। हो गया लर्न।
क्लियर है। 69 क्या था, 69 में हमें एनसीटी कैपिटल, एनसीटी का डेजिग्नेशन मिला था किसको, दिल्ली को, ठीक है, हो गया लर्न आराम से। नेक्स्ट 71 में क्या हुआ, कुछ लैंग्वेजेस ऐड हुई किसमें, 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि 8th शेड्यूल क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसमें लिखी हुई हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसमें लिखी हुई हैं। तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपालीज, ये लैंग्वेज, ये 3 लैंग्वेज इसमें ऐड करी गई। अभी फर्दर आगे और कुछ 3-4 लैंग्वेजेस ऐड होंगी, उनको भी देखेंगे। तो 70 में हमने क्या देखा, 70 में देखा कि जो दिल्ली और पुडुचेरी है ना, 70 से हमने क्या याद किया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं दिल्ली और पुडुचेरी की, उसको ऐड करा गया था प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में। अब 71 में हम क्या पढ़ रहे हैं, 71 में इंक्लूड करी गई थी कुछ लैंग्वेजेस, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ठीक है, ये 3 लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी। MKN कुछ भी, मंकी करके कुछ भी अगर लर्न हो रहा है तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है, MNK, ठीक है, MNK, तो मंकी करके कुछ अगर लर्न हो रहा है तो इसको ऐसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 71 में क्या हुआ, 71 में आपका मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ठीक है, MKN करके कुछ भी अगर ये लर्न हो रहा है तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये 3 लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी हमारे 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट। नेक्स्ट 73rd, अब देखो 73 और 74 एक साथ हैं, तो इनको हम एक साथ लर्न कर लेंगे, 73 और 74। 73 में क्या होता है, पंचायती राज, ठीक है, और 74 में अपना म्यूनसिपैलिटीज, इनको इनका इंट्रोडक्शन हुआ था, यानी कि इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया था, ठीक है। ये आता है नेक्स्ट 74 जो है अपना, देखो 74 किसके बारे में है, 74 अपना नगर पालिका और म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लर्न करेंगे, जो हमारे शेड्यूल्स हमने जब लर्न करे थे तो हमने देखा था कि जो हमारा 11th नंबर का शेड्यूल था, है ना, यानी कि जो शेड्यूल 11 है उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था पंचायत के बारे में, पंचायत जो पंचायत की राज है उसके बारे में पढ़ा था। और जो 12 नंबर का था उसमें म्यूनसिपैलिटीज थी। तो यानी कि ये दो हमेशा क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं, है ना, पंचायती राज, यानी पंचायती राज सिस्टम और म्यूनसिपैलिटीज, ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। तो जब अमेंडमेंट हुआ तब भी ये दोनों एक साथ ही थे, यानी कि 73rd अमेंडमेंट में किसको ऐड किया गया था, पंचायती राज को। फिर नेक्स्ट जो 74th अमेंडमेंट आता है उसमें किसको ऐड किया था, म्यूनसिपैलिटीज को। हो गया क्लियर, दोनों एक साथ लर्न करोगे आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और ईयर क्या था इसका, 1992, और उसका भी है 1992, ठीक है। और आर्टिकल्स भी इनके सेम है, जो पंचायती राज और आपका म्यूनसिपैलिटीज का आर्टिकल है वो भी सेम है। कौन सा आर्टिकल है, 243 आर्टिकल है, ठीक है। पंचायती राज और यानी पंचायत सिस्टम है, और आपका म्यूनसिपैलिटीज उसका आर्टिकल कौन सा है, 243। नेक्स्ट 74 हो गया। अब आता है 84 में कुछ क्या है, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में हुआ था ये। तो इसमें क्या है, कुछ सेंसस से रिलेटेड है, सेंसस फिगर्स हैं। जैसे कि जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन करते हैं तो उसमें जो सेंसस लिया जाता है ना, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक MP का वोट, उसमें MP के वोट की वैल्यू निकाली जाती है, फिर MLA के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो ये जो वैल्यू निकाली जाती है ये पॉपुलेशन की बेसिस पे निकाली जाती है। जैसे क्या होता है कि प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन हो रहा है तो सारे जितने भी सिटीजन हैं वो सब वोट के नहीं जाएंगे, उसमें से क्या होगा, कुछ लोगों को एज रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाएगा, और जो कि कहाँ पे होते हैं, ऑब्वियसली वो या तो MLA होगा या फिर MP होगा। जो सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो या तो MLA होगा या फिर MP होगा। तो उनको आगे भेजा जाता है कहाँ पे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है अपना 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि इसमें भी क्या हुआ था, इसमें जो अपना चेंज हुआ था, ऐड क्या किया था इसमें, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि हमने आर्टिकल 21A में, आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हमारा आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 21 है। इसके सब पार्ट A में हमने ऐड किया था राइट टू एजुकेशन को, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप क्या था, 16 से 14 ईयर्स, यानी कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू, राइट, और ये उनका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जितने भी जो चिल्ड्रंस हैं 6 से 14 ईयर्स की एज के, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये राइट टू एजुकेशन वाला जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन था ये कब ऐड किया गया था, तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ठीक है, 2002 में ही आया था अमेंडमेंट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अगर आप इसको ऐड करोगे 8 + 6 कितना होता है, 14, है ना, 14, और यहाँ पे भी हमें मिला है 14, तो 8 + 6 कितना है, 14। तो इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं 86। तो वैसे ही याद ही रहता है, क्योंकि एक तरीके से मतलब एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रहती हैं हमेशा। तो 86 वाला क्या है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था, और इसमें क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन इसमें ऐड किया गया था आर्टिकल 21A में, राइट, आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था, और इसमें जितने भी जो बच्चे हैं 6 से 14 साल तक के, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी बाय गवर्नमेंट। हो गया। नेक्स्ट अब आता है 92, अगेन ये लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें भी फर्दर क्या हुआ, कुछ लैंग्वेजेस ऐड हुई,
राइट। कौन सी? बोडो डोगरी मैथिली सांथली, ठीक है, बोडो डोगरी मैथिली सांथली, एकदम ऐसे इसको रिदम में याद करो, याद हो जाएगा। तो इसमें भी 8th शेड्यूल में ये 4 लैंग्वेजेस फर्दर और ऐड करी गई थी, बोडो डोगरी मैथिली सांथली, ठीक है, बोडो डोगरी मैथिली सांथली। हो गया लर्न, बोडो डोगरी मैथिली सांथली। इसको मैंने इसलिए इस सीरीज में लिखा है, इस रिदम में लिखा है ताकि ईजिली ये लर्न हो जाए, बोडो डोगरी मैथिली सांथली, ठीक है। और अभी देखो, अभी हमने इससे पहले एक अमेंडमेंट पढ़ा था ना, जिसमें हमने और लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, तो वो कौन सा वाला था? फर्दर ये आ गया अपना नगर पालिका, तो ये रहा 71st वाला, है ना। 71st में हमने ये पढ़ा था MNK। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं 92 पे। तो 92 में एक पढ़ा था हमने 71, और अब हम आ गए किस पे? 92 पे, है ना। 71 में हमने क्या याद किया था? MKN या फिर MNK, है ना। इसमें हमने क्या किया था? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, है ना। MKN या फिर MNK, जो भी आपको लर्न हो रहा है, तो मंकी करके इसको लर्न करा है हमने। मणिपुरी और नेपालीज और कोंकणी ये ऐड करे गए थे 8th शेड्यूल में। ये कब, कौन सा अपना वाला था? तो 71st वाला अमेंडमेंट एक्ट था ये। अब नेक्स्ट आता है 92nd जो है, यानी 92 वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें ये 2003 में आया। और इसमें क्या, कौन सी लैंग्वेजेस? 4 लैंग्वेजेस में ऐड करेगी। कौन सी? बोडो डोगरी मैथिली सांथली, बोडो डोगरी मैथिली सांथली। हो गया लर्न। अब देखो, एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कितनी है? 22, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 22। क्लियर। नेक्स्ट 93rd, इसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जाता है, ये 2005 में आया। और इसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जाता है SC/ST स्टूडेंट्स को फॉर एडमिशन इनटू प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें SC/ST स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड किया गया था? रिजर्वेशन। तो ये रिजर्वेशन सिस्टम आया था हमारे पास कब? 2005 में। और ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, 9 और 3, है ना। तो ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो कि आया था 2005 में। और इसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया था किसको? SC/ST स्टूडेंट्स को प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में। क्लियर। नेक्स्ट अब आता है 96, और इसमें क्या किया था? इसमें वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया था, ओडिया को वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था ओडिया से, है ना। ओडिया को सब्स्टिट्यूट किया था ओडिया से, जैसे ओडिशा का क्या हो गया था? ओडिशा। क्लियर है। तो ये कब आया था? ये 2011 में आया था। तो ये 96th अमेंडमेंट एक्ट था, 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011, और इसमें ओडिया को चेंज कर दिया गया था ओडिया में। नेक्स्ट आता 98। तो इसमें कुछ इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 371 का सब पार्ट जे, यानी आर्टिकल 371 सब पार्ट जे विद रिस्पेक्ट टू कर्नाटका इसमें ऐड कर दिया गया था। जैसे आर्टिकल 371 है, तो उसमें काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं उनके स्पेशल, मतलब कुछ स्पेशल उनके, जैसे जम्मू कश्मीर वाला भी था, है ना, जम्मू कश्मीर भी इसमें ऐड हो रखा था। तो 371, तो उसको लेकिन अब अबॉलिश कर दिया गया है। लेकिन अभी भी क्या है, ये फर्दर कुछ स्टेट्स हैं जो इसमें अभी भी ऐड हो रखी हैं, है ना। तो उनके रिस्पेक्ट में कुछ अमेंडमेंट यानी कुछ प्रोविजंस उनके रिस्पेक्ट में बनाए गए हैं। तो 371 का जो सब पार्ट जे है, यानी 371 जे विद रिस्पेक्ट टू कर्नाटका, तो ये ऐड कराया गया था 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012। हो गया लर्न। नेक्स्ट 100। अब यहाँ से बस 1-2 और रह गए हमारे पास। तो अब ये चेक पॉइंट आता है कि थोड़ा मतलब, ठीक है ना, मतलब क्या है, कंप्लीट एक नंबर दिख रहा है हमें 100। तो 100 में क्या हुआ? लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट होता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। क्लियर। लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये कब होता है? 2015 में। 2015 में लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट होता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? तो 100th अमेंडमेंट एक्ट है। नेक्स्ट आता है 101। 101 में इंट्रोडक्शन होता है GST का, ठीक है। 101 में क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ GST। तो GST से इंपॉर्टेंट, GST क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है अभी, शायद CHSL में पूछा गया था ये। तो GST का इंट्रोडक्शन किस में हुआ था? 101st, ठीक है। 101 में आपका 2016 में आया था GST। और ये आपका अमेंडमेंट कौन सा है? 101, यानी कि ये टैक्सेशन में रिफॉर्म्स कुछ करे गए थे। तो GST से याद रखना किसमें? 101। और इससे पहले जो हमने 100 पढ़ा है, 100 में क्या था? लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आता है हमारा 102, 102। इसमें क्या है? प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुछ कमीशंस होते हैं, कुछ कमिटीज होती हैं, है ना। तो कुछ होती हैं जो जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है, और कुछ होती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, है ना। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया। जब हम इन कमिटीज और कमीशंस पढ़ेंगे तो उसमें इनको डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन वाले में क्या बेनिफिट्स होते हैं और उसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसके क्या प्रोविजंस होते हैं, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। अभी जस्ट इतना समझो कि 102 जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया था 2018 में,
इसमें क्या हुआ था कि प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी ये वाला जो कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था कब 2018 में। और अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था 102, ठीक है 102 अमेंडमेंट था और 2018 ईयर था जिसमें कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसको क्या मिल गया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। क्लियर। नेक्स्ट 103, ये तो याद पता ही होगा सबको। 103 में क्या हुआ था 2019 में आया था और इसमें 10% रिजर्वेशन मिला था किसको EWS कैटेगरी को। जैसे कि रिजर्वेशन पहले से मिल रहे हैं सबको, बाकी जो कैटेगरीज है SC ST OBC इन सबको पहले से रिजर्वेशन मिल रखा था, लेकिन EWS कैटेगरी यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं उन लोगों के लिए भी 10% का रिजर्वेशन अब प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी आपकी जॉब्स होती हैं या फिर आपके इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए, तो एडमिशन प्लस जॉब्स के लिए जो भी जहाँ पे भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वहाँ पे 10% का एडिशनल क्राइटेरिया किसको मिलेगा EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी। क्लियर हो गया। तो EWS वाला जो 10% रिजर्वेशन टू EWS कैटेगरी मिला है ये 2019 में आया और इसका अमेंडमेंट एक्ट कौन सा ये 103। तो इतना ही थे हमारे पास, इतना ही अभी तक हमारे पास अमेंडमेंट एक्ट है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हमने इसको काफ़ी अच्छे से इसको लर्न किया है। तो आई होप ये क्लास अभी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो कोई नहीं, इसको आपको करना क्या है एक बार फटाफट से, जैसे हमने अभी क्लास एंड कर ली है तो अभी आपको फटाफट से एक बार ना इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और आई होप कि आपने ये सभी लिखे होंगे अपने पास, ये सबसे ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, तो इनको एक बार लिख लेना ताकि आपको और अच्छे से लर्न हो जाए। एक बार लिख लेना और फिर इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, आराम से ही लर्न हो जाएगा, इसमें इतना कुछ मुश्किल है नहीं, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको लर्न हुआ हो, अगर आपको अमेंडमेंट्स मैक्सिमम अमेंडमेंट्स अगर आपको लर्न हो गए हो क्लास में, तो आप इस सेशन को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं edimo.in। यहाँ पे आपको SSC से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। CGL के, CHSL के, CPO के, NDA, EPFO सभी एग्जाम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडिमो ऑफिशियल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी PDFs वगैरह आती हैं, डेली द हिंदू न्यूज़पेपर आपको यहाँ पे मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी वेबसाइट पे डेली द हिंदू न्यूज़पेपर प्लस एडिटोरियल दोनों ही अपडेट होते हैं, तो आप लोग उनको भी चेकआउट कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो इतना ही रखते हैं अपना आज का सेशन। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।